नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास सेगमेंट पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, हर रविवार को पॉलिटिकल मंथन कार्यक्रम हम लेकर आते हैं जिसमें पूरे सप्ताह भर की जो सियासी चर्चाएं हैं उस पर विस्तार से हम लोग बातचीत करते हैं। और हर समय हमारे साथ जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर हैं। सर का तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर बिहार में सरकार कब बनेगी, नई सरकार, और उस नई सरकार का फेस कौन होगा, उस पर आज विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा नीतीश मॉडल की भी चर्चा हम लोग करेंगे कि बहुत चर्चाएं हैं नीतीश मॉडल की कि भाई नीतीश जी नहीं रहते तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो बाकी राज्यों से भी तुलनात्मक थोड़ा सा हम लोग अध्ययन जो है वो करेंगे कि जो नीतीश मॉडल वास्तविक रूप से कितना सफल है और कितना सफल आने वाले दिनों में जो नीतीश मॉडल की चर्चा हो रही है कि भाई नीतीश मॉडल ही रहेगा चाहे फेस कोई भी हो, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में आपको बंगाल भी ले चलेंगे कि बंगाल क्या है ताजा अपडेट। तो सबसे पहले तो अरुण सर के पास चलते हैं कि पॉलिटिकल अपडेट अरुण सर के पास ज्यादा रहता है। अरुण सर, क्या लग रहा है नई सरकार की टाइमलाइन के बारे में? बहुत सारी खबरें आ रही हैं। 14 को कैबिनेट बैठक, 15 को शपथ, इस्तीफा, क्या लग रहा है, क्या अपडेट क्या है आपके पास? अपडेट यही है कि सांसद नीतीश कुमार सरकार की विदाई की अब अंतिम घड़ी आ चुकी है। कहिए कि जिसको टाइमलाइन के हिसाब से कहिए कि अब दिन आपने बता ही दिया कि 14 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की कोई 20 फरवरी को पिछली कैबिनेट हुई थी और ये विदाई के लिए चीफ मिनिस्टर की विदाई के लिए वो लास्ट कैबिनेट कहिए 14 अप्रैल को होगी फर्स्ट हाफ में। और उसी के साथ वो दोपहर बाद राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। देखिए, वर्ष 2026 बिहार के लिए एक बदलाव की बहार वाली बात हो गई कि नई सरकार बनी 2018 के चुनाव में, मैंने 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ और शानदार बहुमत से सरकार आई। 202 सीटें मिली। नीतीश कुमार 2025 से 30 के लिए बने, लेकिन 4 ही महीने में उनकी विदाई हो गई। काल परिस्थिति ने उनको बाध्य किया कि अभी 10 अप्रैल को उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली। पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं और कहा कि हम पहली बार राज्यसभा जाने हैं, इसलिए अब दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं तो बिहार की राजनीति छोड़नी होगी। ये स्वाभाविक था और सब कुछ मैं मानता हूं कि एक जो अभी बीजेपी जो सहयोगी दल है बिहार में पहली बार सत्ता में आने के लिए जो पटकथा लिखी ना, उसी के अनुरूप ये सब कुछ हो रहा है। अब उसमें जो भी हो, इसके चलते जदयू में कोहराम है, जदयू में भारी गम है, कार्यकर्ताओं में क्षोभ और आक्रोश है। लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलत डिसीजन लिया, उनको यहाँ रहना चाहिए था। हट भी रहे हैं तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री की बागडोर समझते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। होने जा रहा है ये कि बीजेपी अपने वो जिस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार हुआ सत्ता में आने का, उसके हिसाब से 14 तारीख को, पहले तो ये 13 तारीख को, 13 अप्रैल को ये कैबिनेट की अंतिम बैठक होने वाली थी। अब नया शेड्यूल है कि 14 को बैठक होगी और 14 को दोपहर बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। स्वाभाविक है, नई सरकार के गठन होते तक राज्यपाल उनसे कहेंगे कि भाई आप तब तक बने रहिए। और ये 15 अप्रैल को फर्स्ट हाफ में एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जदयू, बीजेपी सभी दल के विधायक होंगे उसमें, और नया नेता का चुनाव होगा। और उसके बाद फिर 4 बजे लोक भवन, जिसको राजभवन को लोक भवन कहते हैं, वहाँ नई सरकार शपथ लेगी। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। आप अभी जानते हैं कि आज की तारीख में नीतीश कुमार सहित 26 मंत्री हैं, माने 26 सदस्यीय मंत्री परिषद है बिहार में। मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 36, तो अभी 26 मंत्री हैं। हम लोग तो विस्तार की उम्मीद लगा रहे थे कि चलिए पहले गठन हुआ और मंत्रिमंडल का विस्तार, अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं, कैबिनेट की विदाई हो रही है। 10 बार कैबिनेट बनाई नीतीश कुमार ने और ये फिफ्थ टर्म है, 5वां बार का। तो अब विस्तार के पहले अब वो सरकार की विदाई हो रही है, मतलब सरकार का चेहरा बदल जाएगा। मंत्री तो कमोबेश वही रहेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। और इसलिए कि 4 ही महीने तो हुए, तो किसको किक आउट कीजिएगा अभी? हाँ, 1-2 मंत्री ऐसे हैं जो नहीं चाहेंगे बनना, तो वो स्वतः यदि चाहेंगे विश्राम लेना, रिटायरमेंट लेना, तो कौन रोकेगा उनको? तो ये कुछ क्यास लग रहा है। हाँ, विजेंद्र यादव की चर्चा आपने तो नाम ही ले लिया, इसलिए कि राजनीति के
जमीनी सच्चाई से अवगत हैं। तो यही अभी है कि नई सरकार में और आज की तारीख में जो बात कहें, चर्चा तो कई हो रही है, कयास लग रहा है जब तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा न हो जाए, जब तक नए नेता का चयन न हो जाए, तो सत्ता के गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में ऐसी ही चर्चा होती रहती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी अभी सब पर भारी दिख रहे हैं, उन्हीं का नाम सबसे आगे है। हालांकि बीजेपी का नेता चुनना है, और इसीलिए लोग बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस काल में कुछ प्रयोगधर्मी के नेतृत्व हो गया है। कई राज्यों में जो कई नए नए चेहरे लाए गए, तो बिहार में लोग कयास लगाने लगे कि यहाँ कोई अति पिछड़ा होगा, कि पिछड़ा होगा, कि कोई दलित होगा, कोई महिला होगी, कौन होगा, ये तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के भी पसंद होंगे, उनसे उनकी अच्छी केमिस्ट्री बैठती है। और पिछले आपने देखा कि फरवरी महीने से जब नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा की, हर सभाओं में सम्राट चौधरी को आगे किया। और आप याद कीजिए 18 मार्च को जो जमुई की सभा हुई थी, उसमें तो बजाबता ये आगे दिखाते हुए कहा कि यही आगे सब काम ठीक देखेंगे। ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार से, और नेचुरल है, 85 विधायक हैं, जदयू के अध्यक्ष हैं, और नई सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार के भी तो पसंद पूछी जाएगी ना। आखिर तय करेगा भाजपा का केंद्रीय नीति। तो कुल मिलाजुला कर मुझे लगता है कि 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार होगी। और फिलहाल यदि कुछ बिल्कुल जिसको कहिए कि अचरज भरी बात होगी तभी कुछ होगा, इसलिए कि सामने लालू प्रसाद है। बिहार में एनडीए को लड़ना है लालू प्रसाद से, और लालू प्रसाद का जो एमवाई सामाजिक समीकरण है, उसमें नीतीश कुमार ने जो लव कुश समीकरण कहिए या जात के आधार पर राजनीति है, कुर्मी, कोयरी और धानु, ये जो एक स्ट्रॉन्ग जो सामाजिक समीकरण बनाया, अति पिछड़ों को साधा, अल्पसंख्यक का भी विश्वास जीत रहे हैं, दलित को भी दलित महादलित करके नीतीश कुमार ने एक बड़ा अपना राजनीतिक जनाधार बनाया था। तो उस जनाधार के लिहाजन मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ही सबसे आगे नई सरकार के वो अगुआ होंगे। और इसी सब बीच में जो आपने बात कही टाइमलाइन, यही मुझे दिख रहा है। सम्राट चौधरी पर आकर जो है सर फोकस कर दिए हैं कि मतलब सम्राट चौधरी पर ही मुहर आप लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें 2-3 पूरक सवाल हैं मेरे, लेकिन पहले हम सर से प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पूरे टाइमलाइन पर सम्राट चौधरी के नाम पर। अमित सर, आपकी क्या राय है? उसके बाद हम अरुण सर से थोड़ा पूरक सवाल भी लेंगे। देखिए, जो अभी मीडिया में चल रहा है या फिर जो सब कयास लग रहा है, कयास के ऊपर ही सम्राट चौधरी या कोई अन्य नाम को बताया जा रहा है। अगर अन्य राज्य, जैसे अरुण सर ने बताया है कि दूसरे राज्यों को अगर देखेंगे, राजस्थान आप देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, सभी राज्यों में किस ढंग से बीजेपी के द्वारा सीएम फेस का चयन किया गया है, ये सबके सामने है। दबाव देके बीजेपी से किसी काम को करवाना ये असंभव बात है। और यहाँ पे ठीक है, सबसे आगे सम्राट चौधरी का चेहरा चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमको ऐसा लगता है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, बिहार में भी आने वाले समय में 1-to-1 फाइट राजद से ही होने वाली है। उस समय 4 साल 5 साल के बाद जदयू का कोई बहुत ज्यादा स्कोप समझ में नहीं आता है, तो लड़ाई 1-to-1 राजद के साथ और उधर यूपी को भी साधना है। अखिलेश तो हमको ऐसा लगता है कि यादव वोट को भी साधने के लिए ऐसा भी विचार कुछ बीजेपी का बन रहा होगा, जिसमें कोई यादव चेहरे को आगे बढ़ाए। महिलाओं को आगे लेके चलने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा कही जा रही है। अभी वो उसके बिल भी लेके आ रहे हैं जो अभी पारित होने वाला है, तो उसको लेके भी है। तो यहाँ महिलाओं का भी चर्चा है और नित्यानंद राय की भी चर्चा है सम्राट चौधरी के साथ है। चर्चा तो जैसे अनेक नामों की है, कुछ भी नहीं होगा तो जितने मीडिया बंधु हैं वो मिला जुला के 200-500 नाम तो जरूर अभी तक बोल चुके होंगे, जिसमें से एक आध नाम भी अगर सक्सीड कर गया तो कम से कम स्क्रीनशॉट लेके उसको हम चेप सकते हैं सर कि ये नाम हमारे द्वारा चलाया गया है, इसीलिए मल्टीपल नाम भी चला दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी आगे जो बिहार में अभी चल रहा है, जो जदयू के साथ गठबंधन है, वो तो गठबंधन आज से नहीं है, बहुत पुराना गठबंधन है, लेकिन आगे अब बीजेपी को अकेले चलना है। क्या स्थिति रहेगी जदयू के साथ आगे, वो आने वाला समय बताएगा। तो अभी उन लोगों को उत्तर प्रदेश और यहाँ पे राजद के साथ 2030 में किस तरह से लड़ाई लड़ना है, उसको लेकर वो ध्यान में रखते हुए जरूर सीएम फेस डिसाइड बीजेपी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अरुण सर, इसमें मेरा एक दो छोटा सवाल था कि
कल से आप देखें, कल या फिर उसके एक दिन पहले से पिछले 2-3 दिनों का टाइमलाइन अगर देखें तो एक बैठक होने वाली थी दिल्ली में एनडीए कोर कमेटी की। हालांकि उसको भाजपा ने फिर बाद में कहा कि ऐसा कोई प्रस्तावित नहीं था बैठक, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि बैठक होनी थी, बैठक हुई नहीं। और उस बैठक के नहीं होने के कई मायने लगाए गए, कई तरह के कैसबाजियां चली कि भाई सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। उसके बाद फिर कल अगर भाजपा कार्यालय में आप देखें तो कि तमाम लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे। हालांकि फिर शाम में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और लखनदर पासवान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। वो कार्यक्रम का जो 13 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है सरकारी अम्बेडकर जयंती पर, तो उसके लिए निमंत्रण देने के लिए। तो आपको ये सब टाइमलाइन में कुछ लगता है क्या सर कि सम्राट के नाम पर जो बिहार बीजेपी है वो सहज नहीं है और इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब इस कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले भी सम्राट चौधरी सीएम आवास गए थे और लगभग 15 से 20 मिनट मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई। ये सीएम के यहाँ सम्राट जी का जाना या विजय सिन्हा का जाना, उनके कैबिनेट सहयोगी हैं तो जाते ही रहेंगे। और अभी बीजेपी जदयू एक दूसरे के सहयोगी कहिए, विश्वास सहयोगी, भरोसे की सहयोगी। जो सम्राट चौधरी का कॉम्बिनेशन इक्वेशन है नीतीश कुमार से, वो जाना ही जाना है। रही बात दिल्ली में जो एनडीए की बैठक नहीं, बीजेपी के नेताओं की जिसको कोर कमेटी की बैठक की बात थी, लेकिन वो बैठक नहीं हुई। देखिए वो बैठक में होना क्या था, वो बैठक में कोई सीएम का चेहरा थोड़े तय करना था। अब उसमें डिप्टी सीएम भी खुद जा रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम रहते, बिहार के संगठन महामंत्री रहते, वो केरल में थे, दिल्ली आए भी थे, दिल्ली में उनकी प्रदेश अध्यक्ष और इन लोगों से बातचीत भी हुई थी। लेकिन देखिए ये सीएम का जो मसला है, सीएम का कोई डिसीजन, मैंने जैसे आपसे कहा कि सब कुछ एक पहले से कार्य योजना बन गई, उसके अनुरूप सब कुछ हो रहा है। तो बिहार में नीतीश कुमार का दिल्ली की राजनीति में जाना, कौन सीएम होगा, ये थोड़ा कोई डे नाइट में कोई ओवरनाइट फैसला होना है। ये सब कुछ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सब कुछ, हाँ बिल्कुल, अब घोषणा बाकी है। और इसी घोषणा न होने के कारण अमित जी ने ठीक ही कहा कि हम लोग सफर एक नहीं कई नाम लेकर चलते हैं और फिर कोई उसमें एक सटीक होगा तो हम लगा देंगे कि देखिए मैंने तो पहले ही ये कहा था। तो उसमें बिहार का जो सामाजिक, नित्यानंद राय जी की बात उन्होंने कही, कोई महिला का नाम लिया, उसमें संभव हो रेणु की नाम लेंगे, श्रेयसी का नाम लेंगे, कोई दलित का नाम लेंगे, जनक राम का, लखन पासवान गए थे निमंत्रण देने, उनकी भी चर्चा हुई। मुझे दिल्ली के एक बड़े मीडिया हाउस ने हमें फोन किया कि लखन पासवान गए सीएम से मिलने की, क्या वो भी सीएम के चेहरा है क्या? तो अब मैं क्या कहता उनको, मैंने कहा कि आपको क्या आभास लगा है, एक नाम अब आप जोड़ लीजिए। अभी किसी चैनल पर मैं देख रहा था 10 नाम वो साथ साथ घुमा रहे थे कि भाई देखिए इसी 10 की चर्चा है, 10 आगे हैं। देखिए बीजेपी जैसी पार्टी यहाँ कोई दावेदारी करेगा क्या? हम लिखते हैं कि फलना दावेदार है, अरे यहाँ केंद्रीय नीति जिसको माला पहनावेगा, जिसको तय कर देगा वही होगा। अमित जी ठीक ही कह रहे थे कि कई राज्यों में जो अभी का केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का जिस तरह से नाम लागे लाया है, तो हम आप सिर्फ चर्चा की आस ही करेंगे। लेकिन कोई बड़ा डिसीजन होता, किसी ने उम्मीद की थी क्या कि जिस दिन नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का इवेंट बनाया जाएगा उस दिन हरिवंश राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत कर दिए जाएंगे और उसी दिन का शपथ। इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं सर कि हरिवंश जी को राज्यसभा भेजने को लेकर भी नीतीश जी नाराज हैं क्या? इस वजह से ही जदयू बीजेपी में कुछ खटपट चल रही है क्या? ये भी चर्चाएं चल रही है। नीतीश जी की नाराजगी, नीतीश जी का खुश होना, वो स्टेज ओवर हो गया है। वो नाराज हैं, कहीं आप उनको उनके चेहरे से पढ़ सकते हैं क्या कि वो नाराज हैं? तो नीतीश जी की जो शारीरिक, और आज मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, जो चर्चा होती है जिसको हम लोग अभी बहुत ही गार्डेड शब्द में कहते हैं, उनकी उम्र और सेहत, जो एक स्थिति आ पड़ी है। अभी बीजेपी पूरे रौ में आपने देखा कि इस बार भले ही 400 से पार नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जब फिर प्रधानमंत्री बने तो उनके कामकाज में कहीं कोई ढिलाई तेवर में कमी आ गई है क्या? वो सहयोगी से हम कभी नहीं आई है, इसलिए कोई ये नाराजगी की बात। देखिए हरिवंश जी का बीच के कालखंड में आप याद कीजिए, 2 बार तो जदयू ने उनको एमपी बनाया था, पत्रकार थे, लेकिन पत्रकार के कारण नहीं, एक अखबार के प्रधान संपादक होने के नाते नीतीश कुमार से उनसे इतनी ठगी, इतना विश्वास जीत लिया नीतीश कुमार का उन्होंने कि उनको राज्यसभा भेज दिया। अब वो अखबार ने उनको जिस रूप में चमकाया, क्या किया, वो सब आपके सामने है।
उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बार ठीक है, पत्रकार होने के नाते उनको राष्ट्रपति ने सम्मान दिया, उनको मनोनीत किया। लेकिन नाराजगी का विषय क्या हो सकता है? हाँ, विस्मय हुआ है, जदयू के कई मंत्रियों से मेरी बात हो रही थी, दिल्ली में थे वो, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमें भी विस्मय है, लेकिन अब फैसला हो गया। उस समय तक हरिवंश जी का ओथ नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री वहां से निकले और आपने देखा उसके बाद हरिवंश जी का भी सभापति के कक्ष में उनका भी शपथ हो गया। तो ये नाराजगी की बात नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को लौटना था 11 तारीख को, लौट आए शपथ के बाद 10 को, तो क्या कोई नाराज? देखिए वहाँ गृह मंत्री भी नहीं थे कोई, पहले से हम लोग ना क्यास लगा रहे थे कि वहाँ जा रहे हैं तो भाई उनका प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से कोई शेड्यूल कार्यक्रम तो आया नहीं था। तो कुल मिला जुलाकर सारी बातें हो रही है, इसलिए वो लौट आए। मुझे लगता है जो सब कुछ तैयार किया है बीजेपी ने, उसके हिसाब से टाइमलाइन तो आपने बता दिया, तब किसी की नाराजगी, किसी का खुश। हाँ, बीजेपी में जो बनने वाले हैं या बीजेपी को पहली बार बिहार में सत्ता में आने का अवसर मिल रहा है तो जाहिर है खुशी होगी। अच्छा, और यदि सत्ता जा रही है तो वहां गम होगा। एक गुत्थी और है, वो आप ही सुलझा सकते हैं। एक गुत्थी ये है कि नितिन नवीन भी राज्यसभा के लिए चयनित हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी चयनित हुए हैं, सीएस राम भी चयनित हुए हैं। तो इन लोगों से पहले नीतीश जी का शपथ और उसी दिन हरिवंश जी को भेज के हरिवंश जी का शपथ, इसके क्या मायने? देखिए ये तय ही हुआ था, मैं बता रहा हूँ आपको, 10 अप्रैल से ये सारे जो बिहार से 5 लोग चुने गए थे उनकी मेमोरी शुरू होती। तो ये 5 तो नीतीश कुमार के लिए ये 10 तारीख एक इवेंट बनाया गया कि भाई नीतीश कुमार अकेले शपथ लेंगे, मतलब आप कहिए कि विदाई भी करनी है तो सम्मान पूर्वक विदाई दी जाए। राज्यसभा में आ रहे हैं तो सम्मान पूर्वक पहले उन्हीं का शपथ ग्रहण अकेले कराया जाए। ये एक बात थी, एक स्ट्रेटजी थी, पहले से ही तय था। भला बताइए ना, भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं, लेकिन वो 16 तारीख से जो संसद का विशेष सत्र हो रहा है महिला बंधन बिल के लिए, उस दिन उनका शपथ ग्रहण होगा। और 3 जो रामनाथ ठाकुर भी अभी आज की तारीख में किसी सदन के, भले वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए हैं, लेकिन शपथ लेंगे तो सदस्य के रूप में वो परफॉर्म करेंगे। और फिर सीएस राम की आपने चर्चा की, उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा, ये अलग से ही शेड्यूल बनाया जाता है कि नीतीश कुमार को ऑनर के लिए उस दिन। और देखिए शपथ लेने के दिन से ही मेमोरी शुरू हो गई, वो शपथ नहीं लिए तो सदन में नहीं जाएंगे। शपथ लेने की अनिवार्यता इसी के लिए होती है। और कार्यकाल तो उनका 10 अप्रैल से शुरू हो गया सभी 5 का। तो इसी एक स्ट्रेटजी थी कि नीतीश कुमार के ऑनर में, वे भारी ऑनर में अलग शपथ ग्रहण कराया जाए। आपने देखा उस दिन राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अर्जुन सिंह मेघवाल भी वहां थे। अब वो उसमें यदि गृह मंत्री भी वो दिल्ली में रहते, वो तो उस दिन असम में थे, तो मुझे लगता है कि वो भी रहते। तो यही थी, उसमें कोई और अलग उसका अर्थ नहीं है। नीतीश जी के सम्मान में उनको अकेले वहां राज्यसभा में उस दिन कहिए स्वागत किया गया, शपथ दिलाए कार्यक्रम हुआ। अमित सर, उसी दिन हरिवंश जी का भी शपथ करा दिया गया, तो इस वजह से जदयू थोड़ा सा असहज हो सकती है क्या? नहीं, क्या असहज है? तो अब देखिए वो निर्दलीय हो गए हैं आज की तारीख में। अभी हरिवंश जी अब मेंबर हैं, वो उपसभापति नहीं है, तो कार्यकाल 9 तारीख को उनका खत्म हो गया था, तो इसीलिए वो मेंबर हैं। और अब इसके चलते देखिए असहज होना बात आप कह सकते हैं कि किसी के लिए जो हमने टिकट बेटिकट कर दिया, हरिवंश जी को बेटिकट करके चले गए नीतीश जी, तो भाई 2 ही सीट जानी थी, जदयू की सीटें 2 थी, तो 2 चले गए, एक रामनाथ ठाकुर गए और एक नीतीश जी गए। अब हरिवंश जी से जो अपना उनका कॉम्बिनेशन इक्वेशन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से प्राइम मिनिस्टर से हो गया, आपको याद होगा जब नीतीश कुमार सारे सांसद विधायक सबसे मिलजुल रहे थे, उसमें हरिवंश जी थोड़ा दूर हो गए थे, या ऐसा लग रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व नाराज है, वो बीजेपी के ज्यादा हो गए। तो एक दिल्ली की राजनीति में 2 साल जो वहां राज्यसभा का उपसभापति रहा हो और सरकार के ही वर्किंग से उसको मेल खाना है, तो एक पुरस्कार मिला, इसको आप कहिए सम्मान मिला। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अमित सर? भाई देखिए, अब जैसा अरुण सर बता रहे हैं एकदम सही है। अब बीजेपी कोई मैसेज देने के लिए इस ढंग का कोई प्रयोग करे या इस ढंग का कोई एक्टिविटी दिखाए, ये कहीं से दिखता नहीं है। क्योंकि पटकथा जैसे बता रहे हैं अरुण सर, एकदम सही है कि ये पहले ही लिखा जा चुका है। जिस समय सीटें ज्यादा बीजेपी को मिली वोटिंग के बाद, इलेक्शन के बाद, उसी समय माइंड मेकअप इस ढंग का कर लिया गया
बीजेपी के द्वारा कि भाई अब मुख्यमंत्री हमारा आगे आने वाले समय में बिहार में दिखना चाहिए। तो हरिवंश जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करवाना और करवा के शुरू में ही शपथ ग्रहण करवाना, उससे कोई मैसेज जदयू को पास ऑन कराना, ये कहीं से भी ऐसा जान नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं समझ में आता है कि इस तरह का कोई एक्टिविटी बीजेपी के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। अमित सर, एक बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है, जब हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो विजय चौधरी पहुंचे हुए थे सीएम आवास और सम्राट चौधरी भी थे। तो जब विजय चौधरी बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने मीडिया बाइट्स में बयान दिया कि बीजेपी को सीएम फेस तय करना है, बीजेपी को ही सीएम फेस तय करना है, मतलब सरेंडर कर दिए बीजेपी के सामने। मतलब मेरा मानना है, आप शुरू से देख रहे होंगे, पिछले 2 सप्ताह से जो इतवार के कार्यक्रम में हम साथ में जुड़ते हैं, हम लगातार, मेरा यही मानना है कि आज के डेट में जो सीएम फेस है वो बीजेपी को तय करना है। ठीक है, एनडीए में जदयू भी है, एनडीए में दूसरी पार्टियां भी हैं, सब कोई है, लेकिन सीएम फेस बीजेपी ही तय करेगी। इसमें जदयू का कोई बहुत ज्यादा रोल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और जहां तक नीतीश जी की सेहत से जुड़ी बात अरुण सर के द्वारा कही गई, उसको भी अगर हम लोग जहन में रखते हैं तो इस पोजीशन में सीएम आवाज भी नहीं है कि वो ऐसा कोई दबाव बनाए या दबाव बनाने की कोशिश करे सीएम के लिए कि भाई उनके चहेते या उनके जानने वाले या उनके। जी, आज तक तो सर यही कहा जा रहा था ना, या बीजेपी के नेता कहें या फिर जदयू के नेता कहें, आज तक इस बयान के पहले तक यही कहा जा रहा था कि नीतीश जी के ही पसंद से सीएम बनेगा, और अब विजय चौधरी ने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। देखिए, विजय चौधरी ने पहले भी स्पष्ट किया है। एक बार एयरपोर्ट पे भी 3 दिन या 4 दिन पहले का बाइट अगर आप देखेंगे तो उस समय भी उनके द्वारा कहा गया था कि बीजेपी को डिसाइड करना है सीएम फेस। तो वो तो क्लियर करते चले ही आ रहे हैं। ये जबरन हम लोगों के द्वारा इस तरह का कयास और इस टीआरपी के लिए इस तरह के चर्चा को तूल दिया जा रहा है। जदयू की तरफ से कहाँ कोई बोला जा रहा है। अगर एक सिर्फ आप श्रवण कुमार की बात अगर छोड़ दें, श्रवण कुमार के द्वारा एक आध बार इस तरह से कहा गया है कि भाई राज्यसभा का शपथ लेने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी पद छोड़ रहे हैं, 6 महीना रह सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह का जो इस तरह की चर्चा है वो बीच बीच में चलती रहेगी, क्योंकि जदयू को भी अपना वर्चस्व दिखाना है। अब तो कोई लीडर बोल के जदयू में अभी फिलहाल तो नहीं है, अगर सही ढंग से देखा जाएगा तो कोई लीडर बोल के तो जदयू में फिलहाल अभी नहीं है। तो जो 2-4-5 मंत्री हैं आसपास में, तो वो आगे बढ़ के अपना थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम लोगों की भी बात आगे रखी जाए। एक सवाल हम और पूछ लेते हैं इसी सेक्शन में कि जब शपथ हुआ था नीतीश कुमार जी का, और उसके बाद हमारे वहां पर रिपोर्टर थे कुमोद जी दिल्ली में, तो उन्होंने तमाम सांसदों से बात की थी। उन दोनों लोगों की प्रतिक्रिया चाहेंगे इस सवाल पे। तो तमाम सांसदों का बड़ा ये था कि भाई जदयू के तरफ से ही कोई बने सीएम। कई सांसद, जो कौशलेंद्र जी का बात कर लीजिए, जो भी सांसद वहां मौजूद थे, उनसे हमारे जो रिपोर्टर हैं कुमोद जी ने बात किया था। आपने भी वो वीडियो देखा होगा सर। तो दोनों लोगों की बारी बारी से प्रतिक्रिया, पहले अमित सर आप ही बता दीजिए क्योंकि आपने वो वीडियो देखा होगा। सर एक चीज बताइए सागर जी, आप न्यूज हाट में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अभिन्न अंग हैं न्यूज हाट के। अगर न्यूज हाट से संबंधित कोई भी ऐसी चर्चा होगी या किसी को बदलने का प्रयास किया जाएगा या हम ही को बदलने का प्रयास किया जाएगा तो आप किसी और का नाम लेंगे क्या? जदयू में रहते, जदयू के मंत्री, जदयू के विधायक, जदयू के कार्यकर्ता, वो क्या बोलेंगे आगे आके? वो ये बोलेंगे कि भाई बीजेपी का सांसद या बीजेपी का एमपी या बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो हर हालत में उनको तो भाई नीतीश जी के बारे में ही उनको ही प्रोजेक्ट करना है, या उनके बिहाफ में कोई जदयू के निशांत को प्रोजेक्ट करना है या कोई और अन्य को प्रोजेक्ट करना है। तो ये तो एक कॉमन सेंस है। अब बाकी अरुण सर बताएंगे बेहतर। अरुण सर, इसमें दो तरफा बयान हो गया ना सर। ये विजय चौधरी बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी को तय करना है, और उन्हीं के जदयू के ही सांसद बोल रहे हैं कि भाई नहीं, निशांत को सीएम बनाइए। देखिए, अम्मी जी ने ठेठ में समझा दिया आपको। बात है कि जदयू में किसी को अप करना होगा, कोई अवसर पाना होगा तो किसकी बात करेगा? वो करेगा कि सम्राट चौधरी को सीएम बना दीजिए। ठीक कहा अभी अमित जी ने कि बिल्कुल जदयू के लोग तो या तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार बने रहे, नहीं तो निशांत हो।
आपने देखा दिल्ली में जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लेकर बाहर आए तो वहां बड़ा नारा लग रहा था, और पहले तो विरोध किया, बड़ा विरोध झेलना पड़ा, उनके सामने हंगामा किया जदयू के समर्थक कार्यकर्ताओं ने, और कहा कि नहीं तो आप नहीं बनिएगा तो ललन सिंह और संजय झा को बना दीजिए, बीजेपी वाले को मत बनाइए। तो जदयू के घर से तो यही आवाज निकलेगी जो निकल रही है, स्वाभाविक है। इसलिए मैंने कहा कि वहां गम है, क्षोभ है, आक्रोश है, विरोध है, सब कुछ है। नहीं, विजय चौधरी के बारे में जो आपने कहा, मैं सरेंडर नहीं, वो फैक्ट नरेट कर रहे हैं। वो जो हम सब आप जो आकलन है वो हम लोग फैक्ट नरेट कर रहे हैं कि भाई अब बीजेपी को तय करना है, इसलिए कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी सरकार का अगुवा होगा, तो वो फैक्ट नरेट किया है, वो सरेंडर नहीं है। वो जो जदयू में इस तरह की बातें हो रही है, चाहे कौशलेंद्र जी और किसी एमपी ने की, उसको सीधा जवाब दे रहे हैं वो नीतीश जी से मिलने के बाद कि भाई मुख्यमंत्री तो तय करना है बीजेपी को। तो इसमें कहीं कोई विवाद आंतरिक नहीं है। हाँ, बीजेपी के अंदर कौन नहीं चाहता है भाई कि पहली बार बिहार में सत्ता मिल रही हो तो हम ही बन जाएं। अभी तो 2 डिप्टी सीएम बने हुए हैं, तो ये अपने आप को कोई पहले अब कोई विधायक बनना चाहता है, फिर मंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन ये अंदर बीजेपी के अंदर भले ये होगी। और जदयू तो अपने आप को ये मान अब चुका है, जो नीतीश जी मानने को तैयार नहीं हुए। आपने देखा जिस दिन वो नॉमिनेशन कर रहे थे उस दिन, और जाने के बाद भी वो विरोध हो रहा है, तो कहाँ नीतीश जी कहा कि नहीं भाई चले हम दिल्ली। अब कारण चाहे जो उसमें जाने, सब कुछ आपने क्लियर कर दिया। एक चीज और क्लियर कर दीजिए अब कि क्या फॉर्मूला वही रहेगा, एक सीएम 2 डिप्टी सीएम, सीएम जब जदयू का तो बीजेपी का 2 डिप्टी सीएम, तो वही फॉर्मूला इधर भी लागू होगा? ये फॉर्मूला में तो कोई देखिए, सरकार के फॉर्मूला में अभी 4 ही महीना न पहले सरकार बनी है, 6 विधायक पर 1 मंत्री बनना है, और बिहार में जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी जदयू के 8 मंत्री हैं और बीजेपी के 14 मंत्री हैं। ये सारे लोग जो बनाए गए थे फॉर्मूला पर ही, बीजेपी के 14-15 बन सकते हैं और एक इनको 14 बन सकते हैं। मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया तो पहले तो कैबिनेट भंग हो जाएगी, नई सरकार बनेगी, तो फॉर्मूला वही होगा कमोबेश। अब जदयू को अभी 8 हैं, उसमें एक तो नीतीश जी घट गए, तो मतलब 7 और मंत्री, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो कहिए, निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एक और उप मंत्री बनेगा, तो उसी 14 में गिनती होगी। निशांत को बनाया जा सकता है, बनाया जाएगा? अरे भाई साहब, ये सब कुछ उसी के खेल के। नीतीश जी ने अपने पूरे जीवन का, राजनीतिक जीवन का एक व्रत ही तोड़ दिया, इतना लंबा उपवास किए हो, और अंत में आके कहा क्या सबको वो परिवारवाद से कितना बोला करते थे। तो बेटे को स्थापित करना था जदयू का भविष्य बचाने के लिए, जदयू का अस्तित्व बचाने के लिए, और आज निशांत जदयू के भविष्य और उम्मीद है, तो अब उनको घर बैठाया जाएगा क्या? अभी तो ट्रेनिंग दी जा रही है, तराशा जा रहा है, तराशा जा रहा है। इसमें एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे, इसमें गलत क्या है सर? परिवारवाद क्यों इसके ऊपर लागू होगा? आप एक चीज बताएं सर, अगर आज के डेट में निशांत को जदयू में ज्वाइन कराने का प्रयास किया गया, ज्वाइन कराया गया, तो ठीक है, इसके ऊपर अभी विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये परिवारवाद है। अब हम दूसरे एंगल से अगर इसको देखते हैं, आज अगर नीतीश कुमार के द्वारा कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस अगर निशांत को करा दिया जाता, तब सवाल ये उठता कि 2 नंबर पैसे से उनको धंधा करा दिया गया, यहाँ पे सीएम बने रहे, वहां पे धंधा करा दिया था, कहीं पे शांति नहीं है। अब एक चीज बताइए, कोई बड़ा राजघराना है, आज बिरला है, टाटा है, अंबानी आज के डेट में जुड़े हुए हैं, अदानी है, तो वो अपनी जो संपत्ति है, अपना विरासत, वो किसको देके जाएंगे? वो नहीं देखिए अमित जी, ये राजनीति में परिवारवाद को कौन डिनाउंस करता था? हम आप तो आपने कहा कि क्या बुराई है, नीतीश जी बुराई कहते थे। नीतीश जी रोज लालू प्रसाद को, नेहरू परिवार को कोसा करते थे, कहा कि भाई हम ही एक हैं पुरुष। आपको याद होगा कर्पूरी जी को जब भारत रत्न मिला था, उस दिन उन्होंने संबोधन में कहा था कि भाई कर्पूरी जी भी अपने जिंदगी में परिवारवाद नहीं किए, और हम तो कभी किए ही नहीं। तो परिवारवाद राजनीति में बुराई तो ये नीतीश जी ही कह रहे थे। तो आज निशांत को यदि ला रहे हैं तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? यदि इसको परिवारवाद नहीं कहते तो फिर सिर्फ परिवारवाद वाले सवाल के, मतलब इसके ऊपर ही सवाल क्यों उठ रहा है? नीतीश कुमार तो पलटी मारने के लिए, जैसे कहा जाता था कि भाई राजद में जाके ज्वाइन कर लिए और फिर दोबारा तिबारा लगातार करते रहे, तो ये तो हमेशा एनडीए के पक्ष में रहते हुए और राजद के विरोध में ही सरकार में आए थे। उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठता है सर? सिर्फ आप समाजवादी के नाम पर परिवारवाद के ऊपर ही सवाल क्यों उठाते हैं?
देखिए, आप यदि नीतीश जी का आकलन करेंगे तो नीतीश जी में कई विरोधाभास है। नीतीश जी समाजवादी पृष्ठभूमि से राजनीति में आए, कांग्रेस विरोध की राजनीति से आए और कांग्रेस की गोद में बैठ गए, कांग्रेस से दोस्ती कर ली। जरा आप देखिए, आप 2 बार आपने पलटी मारी की बात की, जनादेश का अपमान ही नहीं था तब क्या? 2 बार आप बीजेपी के साथ आए, पलटी मारे, राजद के साथ आए, पलटी मारे। हम नीतीश जी का यदि आकलन करेंगे, उनके काम की, उनके राजनीतिक सफर की यात्रा करेंगे, उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट की यात्रा करेंगे, तो मेरे जैसा आदमी कहेगा कि भाई आज की तारीख में नीति, सिद्धांत, धारा, विचारधारा नहीं, कुर्सी और अवसर की राजनीति होती है। अब भला आप नीतीश कुमार को मैंने उस असेंबली में सुना था कि वे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, गए कि नहीं गए? लालू प्रसाद के बारे में क्या क्या नहीं कहा, नेहरू परिवार, कांग्रेस की राजनीति पर क्या क्या नहीं कहा, फिर आज सब कुछ करते रहे। इसलिए आज नीतीश कुमार का यदि आप आकलन करेंगे, अभी तो उनके काम की आलोचना कर आकलन करेंगे आप कि उन्होंने बिहार को क्या दिया, बिहार की तस्वीर क्या बदली, अभी आप चंद सवाल करने वाले। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार का आकलन करेंगे उनकी राजनीतिक सफर के बारे में, तो इफ बट ये सारी बात न करनी होगी। उसमें परिवारवाद भी एक होगा कि दूसरों के परिवारवाद पर चोट करते थे कि रामविलास जी, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तो सबसे आगे बढ़ गए। बेटा न चुनाव लड़ा, न वो, और मंत्री बना दिया। पत्नी लड़ी, चुनाव, एमएलए बनी और बेटा को सीधे मंत्री बना दिया। ये परिवारवाद नहीं है क्या? तो इसलिए नीतीश जी का परिवार, अब मेरे हिसाब से सर इसको मजबूरी भी कहा जा सकता है। आप अगर मुकेश साहनी, अगर मुकेश साहनी के समय का है, उस समय जो हुआ मुकेश साहनी के साथ, तो अब जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, जितनी रीजनल पार्टियां हैं, वो अब सतर्क मोड में चली गई हैं सर। अरे अब वो चाहती हैं, मुकेश सहनी को बहुत कम दिन में एक अपनी छवि बनाई सन ऑफ मला ने। अवसर मिला तो भाई को प्रमोट करने लगे। ये क्या है? भाई भतीजावाद, परिवारवाद। आप जरा सा सबको व्यक्तिगत रूप से, अमित जी, आप राजनीति में या संपत्ति की बात की, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो रहा है तो पर के कंपटीशन से बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, यूं ही नहीं बनता है। लेकिन परिवारवाद में तो सीधे कोई नहीं। अब आज की तारीख में मैं आपसे एक सवाल ही कर रहा हूं कि निशांत अभी जदयू में क्या है? जदयू में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गए। ही इज होल्डिंग मीटिंग्स विथ एमएलए एमपी। क्या अभी है बताइए? आप उनको पहले पद धारक बनाइए, रोल दीजिए, उनको बना दीजिए, तब कुछ करें। ये नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसके कारण आप अभी बढ़ाइए आप उनको आगे। लेकिन एक तरीका होता है, आप आज एक संस्थान के हेड हैं तो आप जो कुछ करेंगे आपकी एक बात होगी, लेकिन कोई पदधारक भी नहीं रहे, कोई रोल नहीं मिला रहे, ये इसकी तो चर्चा तो होगी इसकी। हम आप तो निरपेक्ष भाव से जब चर्चा करेंगे तो इस रूप में, इसलिए परिवारवाद का स्टिग्मा जो है उससे अब नीतीश कुमार कैसे बचेंगे? ये तो हो ही गया सामने। चलिए, ये तो हो ही गया। सब कुछ लगभग टाइमलाइन, नाम सब पे बातचीत हो गई। अब थोड़ा सा नीतीश मॉडल पर भी चर्चा कर लेते हैं सर, क्योंकि बहुत चर्चा है नीतीश मॉडल की कि भाई देखिए बिहार में इसमें, हाँ जी नीतीश जी तो अब जा रहे हैं, अभी चले नहीं गए कहिए, अभी तो 14 की उनकी विदाई होगी। लेकिन बात ठीक है कि नीतीश, बिहार को जिस स्थिति में, जिस समय, जिस कालखंड में नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली, आप 205 की बात, 2005 की बात कर रहे हैं, तब का बिहार यदि आप याद करेंगे बहुत नजदीक से, अमित जी ने भी देखा होगा उस समय का कालखंड क्या था। पहले कानून व्यवस्था पर आते, जिसको जंगल राज आपने कहा था, नरसंहार का दौर, जातीय संघर्ष का दौर, और स्टेट में विकास नहीं, नेगेटिविटी में चला गया था, इसलिए कि सरकार के पास संसाधन नहीं थे। तो काम कहाँ से होता? जो था वो भ्रष्टाचार की बात, चारा घोटाला सहित 1.5 दर्जन 2 दर्जन घोटाला, मंत्री जेल में जा रहे हैं, सब कुछ आपने देखा, वो दौर था। नीतीश कुमार ने आया तो पहले वो अपनी छवि, एक तो नीतीश कुमार खुद अपनी छवि के बड़े कंसर्स व्यक्ति है, और एक उनकी वर्किंग रही कि जो कुछ वो करते हैं पहले वो सब नियोजित तरीके से तय कर लेते हैं, घोषणा करने के पहले उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब कुछ कर। नीतीश कुमार ने जब बागडोर संभाली तो इसके बाद 2005 से 2 चला, 10 से उन्होंने एक, जिसको आप नीतीश मॉडल कहते हैं, उसका नाम है 7 निश्चय, सरकार का 7 निश्चय। इसी को आप नीतीश मॉडल करते हैं कि बिहार के समग्र विकास के लिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए उन्होंने सभी क्षेत्र में, शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, आधारभूत संरचना, ये कुल सबके लिए एक अलग अलग कार्यक्रम बनाया। और फिर सबसे बड़ा तो बिहार के लिए रोजगार था। उन्हें 7 निश्चय के तहत हर 5 साल के लिए उन्हें जो कार्य योजना बनाई, उसका नाम उन्होंने ये 7 निश्चय रखा। 7 निश्चय 1 5 साल के लिए, 7 निश्चय 2 फिर 5 साल के लिए, और 7 निश्चय 3 जो अभी चल रहा है 2025 से 30 के लिए। इसी को आप नीतीश मॉडल कहते हैं। ये बिहार के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना, एक रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया, जिसको आप नीतीश मॉडल कहते हैं। ये ठीक है कि बिहार को इसकी जरूरत थी,
आखिर बिहार एक पिछड़ा राज्य है, उसको हर क्षेत्र में बढ़ाना था। और सबसे बड़ी यदि कोई कमी थी तो आधारभूत संरचना का, गांव में बिजली नहीं, सड़क नहीं, तो जब कुछ ही सब कुछ कानून व्यवस्था तो सब सर्वोपरि होता है। तो इसी नीतीश मॉडल कहा गया। अभी नीतीश जी चल रहे हैं तो नीतीश मॉडल है। अब कल नई सरकार आने वाली है तो नीतीश मॉडल इसी को कहते हैं। नीतीश मॉडल कोई बुरा नहीं था। एक अलग से कृषि विकास के लिए, बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है तो उन्हें कृषि रोड मैप भी बनाया 5 साल के लिए, वो भी चल रहा था। तो कुल मिलाजुला कर इसी को नीतीश मॉडल कहते हैं कि बिहार के समग्र विकास के लिए, गांव से शहर तक के विकास के लिए उन्होंने 100 से अधिक शहरी निकाय बनाए। पहले इतना नहीं था, 125 था। आज की तारीख में 264 शहरी निकाय हो गए। हाँ, एक है कि नीतीश कुमार ने कोई नया जिला और प्रखंड अनुमंडल नहीं बनाया। आज भी वो जो 534 वही था, वो 38 वही है, 101 अनुमंडल वही है। लेकिन प्रशासनिक सुधार के लिए एक 3 चीज उनका बड़ा कॉल रहा, 3C आप याद कीजिए। लेकिन एक सी पर मेरा हमेशा थोड़ी आपत्ति रहती है, थोड़ा उसमें मुझे लगता है कि जो करप्शन की बात करते हैं ना, तो नीतीश गवर्नमेंट में करप्शन तो संस्थागत हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि लोकायुक्त जैसी संस्था, जो मुख्यमंत्री भी उसके जांचाधीन है, 5 साल से डिफंक्ट है, कोई लोकायुक्त नहीं है। बिहार में जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ तो 1 से 3 लोकायुक्त का प्रावधान कर दिया था नीतीश जी ने, लेकिन आज तीनों लोकायुक्त का पद 5 साल से खाली है। आप किसी राज्य में आप देखते होंगे, तो ये मैं मानता हूँ निराशाजनक। और आज आप देखते हैं कि सरकारी महकमे में कहीं भी रेड होता है तो लाख नहीं लाखों में और करोड़ में नगद और कमाई सामने आती है। क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि अभी जीरो टॉलरेंस की बात भ्रष्टाचार की करती है सरकारी महकमे में, थाना से लेकर ब्लॉक तक और सचिवालय तक। शायद वो कोई काम बिना दक्षिणा दिए नहीं होता है। ये आम शिकायत है, आम की पीड़ा है। इस फ्रंट पर नीतीश जी जो भी कॉल दें, लेकिन मुझे लगता है कि वो आशातीत प्रभाव मुझे सरजमीन पर नहीं दिखा। रोजगार की बात तो नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था कि हम लैंडलॉक स्टेट है। मतलब उद्योग में जिस तरह से वो कलकत्ता में आपने याद होगा कि वहां ममता बनर्जी ने जो आंदोलन किया, वहां कार की फैक्ट्री नहीं लगी, तो हाथ बांध लिया उसने। ये पहला साल है, आप जान लीजिए, जो 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात, उन्होंने उद्योग का जाल बिछाने की बात की है। ये सब कुछ नीतीश मॉडल है कि कोई नई सरकार आएगी, भाजपा जब आ रही है पावर में, जिसको पहली बार सत्ता मिली, और अब डबल इंजन की सरकार, अब तो ज्यादा जिम्मेवारी न बढ़ जाएगी। जो वहां केंद्र में भी भाजपा सरकार और यहाँ भी भाजपा सरकार, तो बिहार को विकसित बिहार बनाना है। और छोड़ दीजिए, अभी नीतीश कुमार जाते जाते ये जो अभी विरासत में घोर वित्तीय संकट में, ऐतिहासिक वित्तीय संकट में बिहार सरकार को छोड़ जा रहे हैं। 60,000 करोड़ से अधिक बियॉन्ड बजट जो चुनाव के पहले उन्होंने खर्च किया, वो उसका संसाधन जुगाड़ करना, ये अभी फरवरी महीने से ही खजाने से राशि बहुत मुश्किल है। कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और कर्ज की अदायगी, 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है बिहार पर। और आपको सुनकर ताजुब होगा कि बैंक का जो रवैया है बिहार के प्रति, 5.5 लाख करोड़ बैंकों में जमा है। ये मार्च 31 तक की बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंट पास पे बैठक हुई, उसमें बिहार में 54%, 55% से अधिक CD रेशियो नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ निवेश होना चाहिए। लेकिन नीतीश मॉडल की जो आप बात की आपने, निश्चित रूप से इससे बिहार की तस्वीर बदली है। नीतीश कुमार इसी को परफॉर्म करके एक अपनी छवि बनाई है। लेकिन आने वाली जो सरकार होगी, जो कोई CM होगा तो अपना मॉडल न चलाएगा, वो खराव रख के थोड़े राज करेगा। आप जरा भूल जाइए 9 महीना जो रहा है जीतन मांझी का, अंतिम 4-5 महीना क्या हुआ था। इसीलिए अब नीतीश जी की विदाई के साथ उनका मॉडल नाम साथ निश्चय रहेगा, नीतीश मॉडल नहीं, अब सम्राट मॉडल होगा, BJP मॉडल होगा। जैसे अभी BJP सब जगह संकल्प पत्र जारी करती है, घोषणा पत्र को, और बंगाल में जारी की है भरोसा पत्र करके। तो जब नेता बदलेगा ना तो कुछ नाम भी बदलेगा। आप मॉडल की बात कीजिएगा तो अब देखिए वहां नरेंद्र मोदी मॉडल चलेगा कि भाजपा मॉडल चलेगा। अब नीतीश सरकार की विदाई के साथ मॉडल अब नहीं चल रहा है, साथ निश्चय रहेगा। साथ निश्चय रहेगा। और सर ने यह भी कह दिया कि जो नए CM आएंगे उनको कांटों भरा ताज मिलेगा, क्योंकि भाई वित्तीय जो है घोर वित्तीय संकट बिहार में है। अमित सर के पास चलते हैं। सर ने बड़े विस्तार से इसके बारे में बताया, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि केवल बिहार का जो नीतीश मॉडल है, केवल बिहार को देखकर ही आकलन किया जाए कि बाकी के जो स्टेट है बिहार से आसपास के भी, और मतलब बिहार जैसे जो राज्य हैं, उनका मिलान करके, उनका कंपैरिजन करके भी देखना चाहिए कि क्या सच में नीतीश मॉडल इतना सक्सेस है।
देखिए, मेरे हिसाब से जो नीतीश जी ने बिहार के लिए किया है, देखिए उससे कोई डिनाई तो नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज का जो कंपैरिजन होता है वो B2B होगा, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया जाएगा। आप ऐसा नहीं हो सकता है ना कि कंपैरिजन सिर्फ अपने मन मुताबिक कोई एक नैरेटिव गढ़ने के लिए कोई कंपैरिजन आप कर रहे हैं, वैसा कंपैरिजन नहीं होता है। आज के डेट में लैंडलॉक की बात की जा रही है सर, जैसे नीतीश कुमार भी लगातार बोलते चले आए कि बिहार एक लैंडलॉक है, तो क्या पूरे भारत में एक बिहार ही ऐसा राज्य है जो लैंडलॉक है? नहीं सर, हरियाणा भी लैंडलॉक में आता है, तेलंगाना भी लैंडलॉक में आता है, पंजाब भी लैंडलॉक में आता है। इधर अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएंगे तो सिक्किम लैंडलॉक में आता है, आसाम लैंडलॉक में आता है, और भी अनेक राज्य हैं जो लैंडलॉक से राज्यों में गिने जाते हैं। अब पिछड़ापन की बात करेंगे सर, ठीक है, 2005 से 10 के बीच में नीतीश कुमार के द्वारा ढंग का काम किया गया और वो रिक्वायर्ड भी था, इसीलिए उनको लाया भी गया था। उस समय क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा था, करप्शन बहुत ज्यादा था, कोई इंडस्ट्री सब सारी पलायन करती चली गई जा रही थी, जितने भी शुगर केन इंडस्ट्री है सब बंद हो गई, यहाँ पे चीनी मिल सारी बंद हो गई। तो लाया क्यों जाता है? आज के डेट में अगर बंगाल देखेंगे, बंगाल में बदलाव क्यों मांगा जा रहा है? वो इसलिए कि बंगाल त्रस्त है सर, वहां पे रोजगार से कन्नी काट लिया गया है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, तो इसलिए वहां बदलाव के लिए आवाज उठ रही है। और आगे क्या होगा वो तो अब वोटिंग के बाद समझ में आएगा सर। तो उसी तरह से अगर आप हरियाणा को कंपेयर करेंगे बिहार से 2010 के आसपास, 2000 से लेके 2010 के बीच की बात अगर आप करते हैं, हरियाणा बिहार से कम बैकवर्ड नहीं था सर। वहां पे चलने के लिए रोड तक नहीं था, क्राइम आप बोल नहीं सकते हैं कि किस लेवल का क्राइम हरियाणा में था। दूसरी तरफ आप तेलंगाना चले जाइए सर, आंध्रा तेलंगाना में नक्सली का गढ़ था सर, नक्सलवाद शुरू हुआ आंध्रा तेलंगाना से। वहां पे अगर 2-4 सिटी को आप छोड़ दीजिएगा तो कहीं निकलना मुश्किल था, और कोई इंडस्ट्री वहां पे पनपती नहीं थी, सिर्फ नक्सलवाद के कारण, क्योंकि वहां लेवी और ये सब का चक्कर बहुत ज्यादा था। नक्सल वहीं से बिहार की तरफ कूच किया है सर। बिहार में जो नक्सलवादी पहुंचे, झारखंड में पहुंचे और थोड़ा आसाम की तरफ गए, वो तेलंगाना और आंध्रा की तरफ से ही आए। अब आज के डेट में आप बिहार को, हम लोग नीतीश मॉडल बोलते हैं सर, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में डेवलपमेंट हम लोगों ने बस बिहार के लायक ही देखा है। अब कोई आदमी को जहानाबाद से, किसी आदमी को आप सहरसा सुपौल से, जो कभी आज तक दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास नहीं देखा है, उसको पटना लेके आएंगे तो पटना स्वर्ग ही लगेगा सर। जो आदमी पटना रहता है उसको आप दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, जो घूमने वाला आदमी है, उससे आप पूछिए कि पटना में डेवलपमेंट क्या हुआ है, कंपैरिजन में बताए सर। उसको कंपेयर करना पड़ेगा, सही तरीके से आकलन तभी होगा जब आप कंपेयर करेंगे। आप अपने बच्चे सर, घर में अगर आपका 3 बच्चा है तो आप कैसे कंपेयर करते हैं? आप अपने बच्चे को ही बोलिए कि देखो तुम्हारा बड़ा वाला भाई IIT कर लिया, तुम अभी तक कुछ नहीं किया है। आप काहे नहीं कंपेयर करते हैं जो पान बेच रहा है सर, उससे कंपेयर कीजिए कि वो पान बेच रहा है तो तुम कम से कम परचून का दुकान लगा लो। आप ऐसे कंपेयर तो नहीं करते हैं सर। कंपेयर आप करेंगे हमेशा जो आगे बढ़ने वाला राज्य है उससे कंपेयर करेंगे, या हमारे समकक्ष जो राज्य रहा, उस राज्य ने उस पीरियड में कितनी तरक्की की, उससे हमको कंपेयर करना पड़ेगा। आज आप अगर हरियाणा देख लेंगे सर, गुड़गांवा कुछ भी नहीं था, कोई गुड़गांवा का नाम नहीं जानता था सर। आज के डेट में गुड़गांवा एक ऐसा हब इंडिया में बन के तैयार हो गया है कि पूरे भारत की जितनी इंडस्ट्री है, जितने ऑफिसेज हैं, वो चाहते हैं कि उनकी ऑफिस गुड़गांवा में रहे, एक इंडस्ट्रियल हब बन के तैयार हो गया है। दूसरी तरफ अगर आप राजस्थान चले जाएंगे, ठीक है, हम मानते हैं कि राजस्थान में राजघराना रहा, राजशाही शुरू से रही, लेकिन अगर राजस्थान अपने आप को बताना चाहे, जैसे हम लोग लैंडलॉक अपने आप को बताते हैं, तो पूरा रेगिस्तान था। उसके बाद आज पूरा राजस्थान सर मार्बल और ये सब जब एक्सप्लोर किया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा हब बन गया है। पूरे भारत में ऐसी कोई इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होगा जिसका इंडस्ट्री वहां नहीं है। अब आप MP को ले लीजिए सर, मध्य प्रदेश को, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में खनिज था इसलिए बहुत डेवलप कर गया। तो उसको कंपेयर फिर आप झारखंड से कीजिए सर, झारखंड में भी खनिज है लेकिन GST का रेवेन्यू का कितना बुरा हाल हो रखा है। उससे बेहतर रेवेन्यू सर MP कर रहा है, क्योंकि MP में उस तरह के चीफ मिनिस्टर, उस तरह के सोच वाले लोग मिले जो जिन्होंने 15 साल में, 20 साल में राज्य को बहुत आगे लेके गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप बिहार में अगर आप देखेंगे सर, तो नीतीश कुमार हमेशा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट से एक दूरी बना के रखे। वो जो उनकी सोच थी, एक सोच में कहीं ब्लॉकेज था। अब आप सोचे सर कि
कोई एक राज्य का राजा, अब सीएम को राजा ही बोला जाएगा सर, जो संचालक है किसी राज्य का, किसी देश का, वो कोई एक माइंड ब्लॉकेज रखेगा तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे होगा सर? सिर्फ बिहार को रोड, पुल, पुलिया इससे ही नापा जाएगा? क्या बिहार अपने पैर पे खड़ा हो पाया? क्या रेवेन्यू कलेक्शन जो 2010 2000 के आसपास, 2005 में जो रेवेन्यू कलेक्शन तेलंगाना का था, हरियाणा का था, पंजाब का था, आसाम का था, उस रेवेन्यू कलेक्शन के बराबर भी बिहार आ पाया? क्या इंडस्ट्री जितनी उन सब राज्यों में लग पाई वो बिहार में लग पाई? नहीं लग पाई सर। पिछले 4-5 सालों में हम लोगों को कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में दिख रहा है सर। इसके पहले कभी भी इंडस्ट्री के लिए या रोजगार के लिए प्रयास नहीं किया गया बिहार में। इसको बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं है हमको सर कि बिहार अपने पैर पे खड़ा होने के लिए कभी भी प्रयास नहीं किया। हमेशा एक स्पेशल राज्य का दर्जा, ये मांग 20 साल से लगातार करते आए और 20 साल पूरा स्पेशल राज्य के दर्जे के लिए बर्बाद कर दिया गया पूरे बिहार को। अगर आसाम देखेंगे सर तो आसाम हम लोगों से ज्यादा लैंडलॉक है। आसाम में तो और भी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां पे उल्फा थे, वहां तो जो कानून और ये सब की स्थिति थी सर वो बिहार से भी बदतर थी। बट आज अगर आप देखिएगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मायने में अगर उसको हम लोग जोड़ते हैं तो आसाम बहुत आगे है सर। अब रेवेन्यू कलेक्शन में आप ले लीजिए सर, बिहार का इस बार का अगर हम 2026 का 25-26 का छोड़ देते हैं सर, यहाँ पे 40-45 हजार करोड़ के आसपास का जीएसटी कलेक्शन आया है, तो जनरली बिहार में जो जीएसटी कलेक्शन है वो 20 से 22 हजार 25 हजार करोड़ के आसपास का रहता है। इससे कई गुना ज्यादा पंजाब का रेवेन्यू कलेक्शन है, इससे ज्यादा हरियाणा का रेवेन्यू कलेक्शन है, इससे ज्यादा एमपी का रेवेन्यू कलेक्शन है सर, दूसरे सारे स्टेट्स का। अभी भी हम लोग बहुत नीचे हैं। अगर उससे आकलन किया जाएगा तो आकलन तो हम लोगों को सर अपने समकक्ष जो राज्य है उनसे ही किया जाएगा। भारत में जितने भी राज्य हैं सर, ऐसा तो नहीं है कि उसमें 75 राज्य और बाहर से जुड़ने वाला है जिससे हम अपने आप को कंपेयर करेंगे, या हम भूटान से कंपेयर करेंगे, हम अमेरिका से कंपेयर करेंगे। हम इस राज्य को चला रहे हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, इस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको यही देखना पड़ेगा कि भाई गुजरात में क्या स्थिति है। हम गुजरात ने जिस हिसाब से डेवलपमेंट गुजरात में हुआ या दूसरे अन्य स्टेट में हुआ, हमने क्या किया? 7 निश्चय अच्छी बात है सर, ये सब बेसिक डेवलपमेंट था जो बिहार को रिक्वायर्ड था। हमारे पास रोड नहीं था, हमारे पास शिक्षा नहीं थी, हमारे पास सही अस्पताल नहीं थे, स्कूल नहीं था, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट था सर। अब झारखंड में अगर आप ले लेंगे सर तो ठीक है, झारखंड में करप्शन मतलब एकदम चरम पे रहा, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी झारखंड में की स्थिति बहुत बुरी रही। प्रशासनिक के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत अच्छा झारखंड नहीं रहा, इतना माइंस और मिनरल्स होने के बावजूद भी। पर टूरिज्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम लोगों से फार बेटर पोजीशन पे आज झारखंड है सर। झारखंड में सोच स्पोर्ट्स के मामले में भी बढ़ा, वहां स्टेडियम बनाए गए, स्टेडियम में बाहर से खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता था, विदेशों से आते थे। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में आप देखिए सर, एक स्टेडियम बना राजगीर में, वो भी अभी बना सर। तो 20 साल में हमने किया क्या? अब इंडस्ट्री की दिशा में भी आगे बढ़ने का प्रयास है झारखंड का, क्योंकि सागर जी इसमें थोड़ा सा एक बार अर्जुन सर का थोड़ा इसके ऊपर हम नहीं, इसमें थोड़ा सा अभी अमी जी ने जो बात कही उसमें थोड़ा मैं वैल्यू ऐड करता हूँ। उन्होंने बिहार की सच्चाई जो थी, देखिए सब कुछ भी होगा, संसाधन चाहिए, कोई काम कीजिएगा पैसा चाहिए। तो बिहार के पास तो अपने कर्मचारियों को वेतन देने, पेंशन देने, जो कर्ज है बिहार पर उसको अदायगी करने के लिए 65,000 करोड़ की अपनी आमदनी है बिहार की साल में। और आपका केंद्रीय करों से जो 41% की हिस्सेदारी हर राज्य को उसी हिसाब से पैटर्न पर मिलता है, तो बिहार को भी मिलता है। हम एक पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं। ये तो कहिए कि जब नीतीश कुमार ने दायित्व संभाला बिहार का, उस समय वित्त आयोग की सिफारिश इनके लिए समझिए कि बड़ा काम आया कि इतना सब कुछ बिहार की तस्वीर बदली। लेकिन ये सबमिशन ठीक है, या जो स्पीच बता रहे हैं हमें जी कि बिहार को सिर्फ नीतीश मॉडल से काम नहीं चलेगा, हमको जो डेवलप स्टेट है उसको सामने रख करके हमारे विकास की रूपरेखा बनानी होगी, लक्ष्य बनाना होगा, तभी हम विकसित राज्य बनेंगे। और 47 तक यदि विकसित देश बनना है तो बिहार जहाँ रहेगा वहाँ कहाँ से फिर बिहार जैसा प्रदेश रहेगा तो विकसित राष्ट्र बनेगा। तो उन्होंने जो बातें की, अभी कई राज्यों की जो चर्चा की उन्होंने, वहाँ निश्चित रूप से बिहार, तो हम जहाँ खड़े थे वहाँ अपने चर्चा मैंने प्रारंभ में कहा
कि हम विकासहीनता में थे, कर्ज की अदायगी क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मूल सवाल होता है, अमन चैन, लॉ एंड ऑर्डर। तो जो जिस समय नीतीश जी ने संभाला उस समय तो सबसे बड़ी चुनौती वही थी। लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश मॉडल बिहार के समग्र विकास के लिए जो उस समय जरूरी समझा गया, एक योजना बनी, कार्य योजना बनी। अब तो मैं देख रहा हूँ ईज ऑफ लिविंग, लोगों को सम्मान जीवन जीने के लिए एक नया कॉल आया है। अभी सब कुछ चल रहा है, लेकिन बात ठीक कह रहे हैं कि नीतीश मॉडल आने वाली हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है, बल्कि इससे भी और बेटर करने की जरूरत है। अब मॉडल का नाम बदल ही जाएगा, वो तो मैंने आपसे बात की। जो सत्ता में रहता है मॉडल उसका चलता है, खराऊ रख करके थोड़े कोई राज चलेगा, जो बैठेगा वो राज करेगा। वो लक्ष्मण जी को नहीं मिलने वाले हैं, ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उससे फायदा भी नहीं है बिहार का। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ बदलाव हमेशा देखिए, बदलाव से ही कुछ, जब तक बदलाव आप नहीं सोचेंगे, अपने आप में भी बदलाव करना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, बदलाव तो करना ही पड़ता है और बदलाव से ही डेवलपमेंट होता है। बहुत समय जो हो गया है, बस अंतिम के 2-3 सवाल हम लोग बंगाल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो चर्चा का सार यही निकला कि नीतीश मॉडल को भी थोड़ा हमको और अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, बिहार को यदि छलांग लगानी। अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा नीतीश मॉडल का। नाम चाहे जो रख लीजिए। बिल्कुल। तो 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हम लोग, लेकिन फोकस जो है असम और बंगाल विशेष है, क्योंकि ज्यादा हलचल वही है। असम का जो चुनाव खत्म हो गया, हम वहां घूम के भी आए सर, और पश्चिम बंगाल में भी घूम कर आए। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों की प्रतिक्रिया हम पहले समझना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि बंगाल में एकदम टाइट फाइट जो है इस बार दिख रहा है, क्या किला करने के मूड में है बीजेपी? देखिए, बंगाल का चुनाव आज की तारीख में जो वहाँ माहौल है, मुझे दिख रहा है 2015 का बिहार का सीन। अच्छा, क्या क्या माहौल था, जरा आपने नजदीक से बिहार के वो सीन को देखा था, और ठीक उसी तरह का बीजेपी ने माहौल बनाया था। 2021 के चुनाव में तो सब कुछ माहौल वैसा ही बना और बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन 3 से 77 हो गई थी बीजेपी। ये बड़ी उपलब्धि थी, मैं इसको मानता हूँ। ये एक बीजेपी के लिए बड़ी जीत थी। हाँ, नरेंद्र, ये ममता दीदी के सामने नहीं चला। ममता दीदी 294 की हाउस में 215 सीट जीती। लेकिन इस बार का चुनाव मुझे लगता है कि घोर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। एक सत्ता विरोधी जो माहौल है वो वहाँ इस बार कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। उसके कुछ अपने भी कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जो ममता बनर्जी पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी एक वहां सब निकल गए विभीषण। अब अभी हुमायूं कबीर भी जो वहाँ 112 ऐसी असेंबली सेगमेंट है, खासकर 85 ऐसा सेगमेंट है जहाँ की मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, मुस्लिम ही हारते जीतते हैं। और 100 से 112 ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ मुस्लिम वोट नहीं रहा। मैं इसलिए अभी चर्चा यहीं से शुरू किया हूँ कि वहाँ आप देख रहे हैं अभी कि मुस्लिम वोट पर बीजेपी तो कोई एक कैंडिडेट नहीं दी है, लेकिन बाकी दलों की सूची में देख रहा था इस पर कांग्रेस जो वहाँ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, वो सबसे अधिक 70 से अधिक कैंडिडेट दी है कांग्रेस ने। और ममता दीदी जो बिहार में जैसे एमवाई बना है, वैसे वहां बंगाली जिसको कहिए और मुस्लिम वोट के लिए वो इस बार 47 सीट दी है। और इसी तरह से फिर वाम दल ने भी दिया है। तो कुल मिलाकर मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहेगा, ये बिखराव होगा। एक बड़ा सवाल है कि भाई वहाँ भले ही बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गई और वहाँ एक बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद बनाने की राजनीति शुरू हुई, जो ममता बनर्जी से बागी बन के हुमायूं कबीर ने किया। और उसमें नया एक विवाद आया। अभी आपने नया विवाद आपने देखा कि क्या बीजेपी ने फंडिंग की है, कोई उसके चलते जो कुछ हुआ कि हुमायूं कबीर का साथ पहले छोड़ दिया ओवैसी साहब ने। अब उनका पार्टी का अध्यक्ष भी अपने को किनारा कर लिया कि भाई हम इस तरह की बात में नहीं फंसेंगे। तो अभी मुस्लिम वोट एकजुट रहेगा कि फिर पिछले चुनाव की तरह ममता दीदी को ही मिलेगा, एक बड़ा सवाल ये है। रही बात की इस बार वहां के चुनाव में मुस्लिम अगर एकजुट होकर टीएमसी को देता है तो हिंदू वोट भी तो पोलराइज हो सकता है, तो यही तो बात होगा। नहीं, बीजेपी का वोट यदि वो यही न है कि हिंदू वोट में एकजुटता, यही तो कोशिश कर रही है बीजेपी वहां बनाने की। भाई उसका एक मुस्लिम को आपने कैंडिडेट नहीं दिया। और इस बार एसआईआर के पीछे एक एसआईआर भी बड़ा मुद्दा वहां बन गया है। 91 लाख मतदाता के नाम कटे हैं। अब उसमें तो 60 लाख, जैसा अभी ममता दीदी बोल रही हैं कि 60 लाख हिंदू हैं, ये बोल रही हैं, वो नया आंकड़ा वो दी हैं।
अब रही बात कि वहाँ जो पूरी राजनीति है इस बार, एक तो सत्ता में बने रहने के लिए चौथी बार ममता बनर्जी का ये दाव होगा, 3 बार से सत्ता में आ रही हैं और 34 साल की वामपंथी शासन को अंत करने का उनको श्रेय था। और इस बार जो है एक और सत्ता में बचाने के लिए, दूसरा सत्ता में आने के लिए, दो मुख्य लड़ाई मुझे दिखता है वहाँ की टीएमसी और बीजेपी में है। बाकी वामदल या कांग्रेस पार्टी वहाँ अपने अस्तित्व के लिए, वजूद के लिए, इसी के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस चुनावी जंग में कोई बड़ा दाव कुछ होगा। अब यहाँ एक अधीर रंजन चौधरी जैसे एक तरीके पर्सनालिटी चुनावी जंग में इस बार असेंबली में है। वो अब वो क्या दिखाते हैं, खुद वो पार्टी में सत्ता संघर्ष में क्या जूझते रहे हैं, आपको याद होगा। तो वहाँ की लड़ाई इस बार बड़ा दिलचस्प हो गया है। और अभी प्रधान जिस तरह से बिहार में, ये तो बीजेपी 365 दिन एक ही इलेक्शन मोड में रहती है। अभी प्रधानमंत्री कल सिलीगुड़ी में थे, कई चुनावी सभा रोड शो कर रहे हैं, रोज अमित शाह जा रहे हैं, उन्हें तो कहा कि भाई हम तो चुनाव भर यहीं रहेंगे, डेरा डालेंगे, और अभी चल रहा है वहाँ अभियान। लेकिन मैं मानता हूँ कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव जो ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता के नाम पर लड़ती है, पहली बार तो बाहरी और बंगाली टाइप से वो की थी। एक SIR बड़ा मुद्दा है और इसी को मुद्दा सरकार के काम का, आपने देखा कल प्रधानमंत्री ने कहा दीदी, ममता दीदी को ललकारा कि भैया 15 साल के अपने काम काज का हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया, क्या बदलाव किया। लेकिन आज वहाँ सरकार के काम काज पर कम सेंटीमेंट जगा करके कहिए, या SIR का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम, ये सब मुद्दा अभी वहाँ हावी है। अब करप्शन की बात जो कही है, वहाँ जो ममता दीदी गवर्नमेंट पर जो करप्शन का स्टीम, कई मंत्री जेल गए, आज भी कल आपने देखा ED की छापेमारी हुई। और जो कुछ, अब तो एक और है कि पहली सरकार है जो सीधे जनता से, तो अब विपक्ष से लड़ी है, इलेक्शन कमीशन से लड़ रही है, अब TMC से जिस ढंग से लड़ रही है। और इलेक्शन कमीशन के लिए भी बंगाल का चुनाव सचमुच उसके साथ उसकी विश्वसनीयता की भी परीक्षा का चुनाव है। इसलिए भला चुनाव के पहले 60 लाख मतदाता जिनके नाम काटे गए, उसका जजेज को भी आपने लगाया तो स्क्रूटनी फाइनल नहीं हुई, और अब उसी 60 लाख हट गए 91 करोड़ मतदाताओं को बाहर करके चुनाव करा रही है। कितनी आलोचना हुई, आपने देखा कि अभी TMC का शिष्टमंडल गया था चीफ इलेक्शन कमीशनर से मिलने, वहाँ क्या कुछ हो गया सामने। तो चुनाव थोड़ा बड़ा विचित्र हो गया है, बहुत विचित्र चुनाव पश्चिम बंगाल का हो गया। और सबसे बड़ी बात है, फिर बंगाल जो हिंसा के लिए, चुनावी हिंसा के लिए बदनाम है। कल भी मैं, आज भी मैं देख रहा था, अभी आपके आने के पहले जब बंगाल पर आपने चर्चा रखी थी, देखा कि कहीं बीजेपी के किसी कैंडिडेट पर हमला हो गया है। ये बड़ा दुखद है। हालांकि सेंट्रल फोर्स की पूरी तैनाती की गई है, लेकिन लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है। ये दुखद है। चुनाव आयोग को, सरकार को, हालांकि देखिए चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कोलकाता का कमिश्नर सहित कोई 100 से अधिक अधिकारी बदले गए हैं, फिर भी वहाँ जो माहौल बना हुआ है, TMC के वर्कर्स बड़ा एग्रेसिव मूड में रहते हैं, और तुरंत खून खराबा, बमबाजी, ये सब होते हैं। कैसे, मुझे इस बात की बड़ी आशंका है कि जैसे SIR के दौरान 250 मौत हुई थी, अभी चुनावी हिंसा चुनाव के पहले, और वहां तो चुनाव के बाद भी पोस्ट पोल भी हिंसा होती है कि तुमने हमको वोट नहीं दिया, गांव पर हमला, ये सब भी आपने पिछले चुनाव में देखा था। तो बंगाल का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना एक सचमुच में मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग के लिए कठिन नहीं, कठिनतम चुनौती है, बहुत कठिनतम चुनौती है। लेकिन अमित सर आपके पास आते हैं, अरुण सर से हम सवाल लेंगे, एक बिहार से कनेक्टेड सवाल है मेरे पास, बिहार और बंगाल से कनेक्टेड। लेकिन पहले अमित सर से जान लेते हैं। सर, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, आज से नहीं, बंगाल चुनाव पे हम लोग बहुत दिन से, मतलब जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब से चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी एक्शन मोड में नहीं आ रही है। मेन काम बीजेपी का है कि भाई लोगों के दिल और दिमाग से डर निकाल दे, बीजेपी के कोर वोटर बूथ तक पहुंच जाएं। तो अब तो भाजपा ने लगभग वो सब चीज कर दिया है, और चुनाव आयोग जिस एक्शन मोड में दिख रहा है, सेंट्रल फोर्सेस की जिस प्रकार तैनाती है, तो अब तो लग रहा है कि भाजपा के कोर वोटर जो है बूथ तक चले जाएंगे। लेकिन एक वाकया मुझे याद आ रहा है, हम सिलीगुड़ी में मौजूद थे, और सिलीगुड़ी का एक आसपास का एक विधानसभा है, चोपड़ा विधानसभा। वहां पर क्या हुआ कि दो पार्टियों में, मतलब भाजपा और TMC के लोगों में मारपीट होती है, झगड़ा लड़ाई होता है, और जो बीजेपी के जो लोग थे वो घायल हो जाते हैं। बीजेपी ने केस किया जाके चोपड़ा थाने में, तो केस तो कर लिया गया, लेकिन दूसरे दिन जब TMC के लोग जाकर केस करते हैं वहां पर काउंटर केस, तो होता क्या है कि बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है।
और वहां पे सांसद गए, वहां के प्रभारी संजय गुप्ता जो यहाँ के कुम्हरार के विधायक हैं वो गए, कैंडिडेट गए, तमाम प्रयास कर लिए गए, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो कैसे मतलब ये बीजेपी एश्योर होगी सर कि इस प्रकार के बहुत सारे विधानसभाओं में इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, तो कैसे बीजेपी एश्योर कर पाएगी कि उसके जो वोटर है, उसके जो कार्यकर्ता है, उसके जो पोलिंग एजेंट हैं, वो बूथ पर अड़े ही रहेंगे? तो सागर जी, जैसे आप वो थाना का एक बात बता रहे हैं, एफआईआर हुआ वहां सिलीगुड़ी में, तो ये कोई सिर्फ बंगाल से इसको जोड़ के नहीं देख सकते हैं, किसी भी राज्य में। ठीक है, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, सब कुछ है, मुख्यमंत्री तो है, ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी अभी मुख्यमंत्री वहां पे नहीं है। जितने प्रशासनिक ऑफिसर हैं ये सब अभी उनके ही गुड बुक के हैं, और अभी कोई प्रूफ नहीं हो गया है कि कोई परिवर्तन वहां पे हो रहा है। बिहार में भी अगर देखेंगे कोविड के टाइम में पप्पू यादव का कहाँ 25 साल 50 साल पुराना केस खोल के और वो अंदर चले गए। तो जो इस तरह का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो वैसे सरकार उठाती रहती है हमेशा। आप देखेंगे कि लांछन केंद्र सरकार पर भी ईडी और सीबीआई का लगता रहता है, तो ये बहुत कॉमन है। और खासकर बंगाल में कोई ऐसा नहीं है कि तृणमूल के आने के बाद इस तरह का उपद्रव या इस तरह से वोटिंग हो रही है, ये सीपीएम के टाइम से है। शुरू से ही इस तरह की हिंसा लगातार बंगाल में पिछले 40 साल से आप अगर देखेंगे तो बिना मार काट के बंगाल का कोई भी इलेक्शन शांतिपूर्वक कभी नहीं होता है। सेंट्रल फोर्सेज आती थी, इस बार काफी ज्यादा तादाद में आ रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बीजेपी का जो नैरेटिव था, जो बीजेपी अपने बात को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, सबके मन में वहां जो बंगाली जो बंगाली लोग मेनली हैं, जो आप समझिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, जो कोर वोटर हैं एनडीए के, जिनमें हिम्मत नहीं थी कि वो आगे जाके वोट कर सकें, उन लोगों में हिम्मत पैदा करने के लिए जो किया जा सकता था वो बीजेपी के द्वारा किया गया। अब उसके अलावा एक एज ममता बनर्जी के पास है, वो जो फ्रीबीज वगैरह 1500 2000 3000 वाला जो योजना चल रहा है, जैसे बिहार में आप देखे होंगे या फिर असम में भी उसी तरह की योजना चलाई गई, उसका लाभ अभी मिल रहा है। और सरकार के ऊपर ज्यादा भरोसा रहता है कि जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो इस योजना को दे रही है, तो उसके ऊपर भरोसा ज्यादा रहता है। बिहार में आप देखे होंगे कि तेजस्वी ने कुछ भी अनाउंस किया, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट वैसा बिल्डअप नहीं हो पाया, और फिर वापस एनडीए सत्ता में चुन के आई। लेकिन कल ही मेरी बंगाल में बात हो रही थी, एक बंगाली परिवार है, तो उन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि 3000 की जो योजना बीजेपी के द्वारा कही गई है उसके वो नैरेटिव सेट हो गया है, महिलाओं के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। वो अन्य राज्यों में जो भाजपा या फिर एनडीए सरकार है, जहां पे उन लोगों के द्वारा इस तरह का अनुदान दिया गया या फ्रीबीज दिए जा रहे हैं, उसको माइंड में रखते हुए इन लोगों के द्वारा ऐसा सोचा जा रहा है कि जब भाजपा सरकार में आएगी तो जो 1500 की राशि है वो बढ़ के 3000 हम लोगों को मिलेगी। ये जुमला के रूप में नहीं रहेगा, ये बंगाल में परफोरेट कर रहा है और कर गया। और जहां तक बदलाव की बात है, तो जो शक्तिहीन हो रखे थे, जिनमें शक्ति नहीं थी जाके वोट करने की, उन लोगों में शक्ति आई है। और जो सेंट्रल फोर्सेज है, सेंट्रल फोर्सेज भी अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभा रही है। कुछ एक स्टेटमेंट ममता बनर्जी का रहा, जैसे वो एक स्टेटमेंट रहा कि 5 मिनट अगर छोड़ दिया जाए तो मुसीबत में पड़ जाएगी जो वहां के हिंदू लोग हैं, इस तरह का। तो वो सब स्टेटमेंट भी बैकफायर हो गया और उससे भी बीजेपी को काफी लाभ मिला। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा मेरा पूरक सवाल था सर से, अरुण सर से। सर, जो मुख्यमंत्री के जो सरकार बदलने की टाइमलाइन बिहार में तय की गई है, जो आपने भी बताया, जो चर्चा भी चल रही है, तो क्या अगर बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का सीएम अगर बनता है तो क्या बंगाल चुनाव में फायदा होगा बीजेपी को? इस वजह से भी ये टाइमलाइन रखा गया है। देखिए, टाइमलाइन तो इसके कारण नहीं है, बिहार का अपना एक है। हमको ये हैरानी जरूर होती है कि 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, तो बीजेपी जहां आई तो महीना दिन के बाद भी यहाँ बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है इसी दौरान चुनी। लेकिन बंगाल के को जोड़ कर देख रहे हैं तो बंगाल में देखिए, सम्राट चौधरी अकेला नाम है जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची में बिहार से सिर्फ एक नाम सम्राट चौधरी को जोड़ा गया है।
जो उप मुख्यमंत्री हैं, और नई फिर हटा भी दिया गया उनके नाम को। नहीं, अभी सम्राट चौधरी स्ट्रक्चर जो 40 में नाम कहाँ हटा है। देखिए, नितिन नवीन अध्यक्ष के नाते और मंगल पांडे प्रभारी के नाते अभी गए न, एक दिन तो गए थे सम्राट चौधरी, एक सभा की उन्होंने जाकर के। हाँ, लेकिन अभी सूची में नाम, हाँ वही मैं तो जाना गए थे, वो एक सभा मीटिंग भी की थी कहीं। लेकिन बिहार के इस बदलाव से तो कहीं ना कहीं अब नीतीश जी थोड़े जाते हैं एनडीए का, वो वहां तो जदयू लड़ भी नहीं रहा है, और बिहार में ही बहुत संभाले। जो आप देखा चुनाव में जो कुछ जिस ढंग का प्रचार ढंग तौर तरीका था, तो बंगाल में ये बिहार के बदलाव से वहाँ कोई असर पड़ेगा। हाँ, फिर अब सम्राट चौधरी यहाँ अभी यदि उनकी तरक्की हो गई, वो हट गया, मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर और तरीके से वहाँ जाएंगे। वहाँ देखिए 20% हिंदी भाषी हैं, 5% बिहारी लोग वहाँ जा बसे हैं। वहाँ रोजी रोजगार, रोटी सब कुछ के लिए, इसके लिए खासकर छपरा से, समीप के लोग से वहाँ जा बसा स्थायी रूप से। तो अब देखिए, नितिन नवीन के लिए पहला चुनाव है अध्यक्ष बनने के बाद। कहते हैं वहाँ कास्ट का भी बड़ा दबदबा है वहाँ की सियासत में। कई मुख्यमंत्री और कई जो कहिए कि लोग वहाँ, लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेके कौन लोग थे लोग, तो कुल मिला जुला कर कभी नितिन नवीन के लिए पहला चुनाव है उनके लिए भी कि भाई आने के बाद उनका पौरा कैसा दिखा पंजाब चुनाव में, वो क्या किए, क्या उनका बना। अभी तो 3 से 77 हुई थी, 77 से 100, 102, 20 होगी कि बहुमत मिलेगा। अभी फीडबैक ये मिल रहा है कि यदि 5% वोट का स्विंग हुआ तो अमित जी जो बता रहे हैं उसमें फिर वहां की तस्वीर बदल जाएगी। ये सिर्फ खेला है। पिछले चुनाव में 48% वोट मिला था, 215 सीटें मिली थी ममता बनर्जी को, तो 38% वोट बीजेपी को मिला था, 77 सीट मिली थी। और जो आकलन है कि बस ये 5% वोट की शिफ्टिंग हुई, तो महिला, यूथ, इसको अभी जो बीजेपी ने भरोसा पत्र जारी किया और जिसका उल्लेख किया अमित जी ने भी कि 3000 रुपए का, तो आजकल तो मुफ्त की रेवड़ी का बड़ा आकर्षण न होता है। नीतीश जी ने मुफ्त की रेवड़ी की बात सिर्फ की नहीं, सुलभ करा दी थी। और यहाँ तेजस्वी कह रहे थे कि हम पावर में आएंगे, स्वाभाविक है, तो वो करेंगे। तो इसीलिए ये जो मुफ्त की रेवड़ी का हम लोग पूरे देश भर में ही जो एक अभी चुनावी राजनीति में एक नया आयाम जुट गया है। और बीजेपी तो सत्ता में केंद्र में है ना, कई योजनाएं अभी केंद्र की वहां नहीं चल रही। आयुष्मान भारत की योजना नहीं लागू है अभी वहां, किसान के लिए जो योजना नहीं। तो कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपने लोक लुभावन भरोसा पत्र के जरिए दर्शक विश्वास जीतने और यूथ को, महिला को साधने के लिए, और इस बार तो चुनाव आयोग जो भाषा किसी की होनी चाहिए थी, आपने देखा जिस दिन टीएमसी का शिष्टमंडल मिलने गया उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया, वो बिल्कुल कहा कि भाई इस बार बिहार में, अति बंगाल में जो लोगों ने देखा है अब वो सब कुछ होने वाला नहीं है। और जिस दिन डेट अनाउंस किया उसी दिन अपने तेवर दिखाए चुनाव आयोग ने। बिल्कुल कुल मिला जुलाकर एक लगता है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए चुनाव सचमुच में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, कठिन संघर्ष है। और अब देखिए, अभी तो जो कुछ उनके किए दिए हैं, इस बार जनता क्या करती है। बीजेपी तो अपना निश्चित रूप से सत्ता में आने के लिए। अंतिम रिएक्शन सर, अमित सर, आपका पूरे मुद्दे पर। देखिए, बिहार में फिर से हम यही कहेंगे कि स्टेबल कोई मुख्यमंत्री मिले, दूरदर्शी सोच वाले मुख्यमंत्री मिले और बिहार तरक्की करे। और जो अभी कष्ट बिहार को हो रखा है, रेवेन्यू मॉडल जिसको कहा जाए, जो अभी संकट में बिहार है, इससे उबारे कोई। चलिए, तो देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब पाटलिपुत्रा में यानी पटना में हलचल हुई है उसका असर बंगाल की खाड़ी तक महसूस किया गया है। सुशासन के एक लंबे दौर की विदाई और नई सरकार की आहट, बिहार की ये हलचल बंगाल के चुनावी रण के लिए एक बड़ा संकेत है। तो चलिए, लगातार न्यूज हाट पे ऐसे ही अपडेट और विश्लेषणात्मक जो हम लोग लगातार बताते रहते हैं, तो वो चीजें मिलती रहेंगी। और अरुण सर भी अब हम लोग के साथ हैं, तो अरुण सर का भी मार्गदर्शन और विश्लेषण हम लोग के पास पहुंचता रहेगा। एक दुखद खबर आ रही है, दर्शकों को वही बता देते हैं। आशा भोसले जी का निधन हो गया है 92 वर्ष की आयु में। तो एक दुखद खबर अभी है। तो चलिए, इस कार्यक्रम में इतना ही। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी, अमित सर आपका भी बहुत धन्यवाद, अरुण पांडे सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।